आज की चर्चा में स्वागत है। आज हम अपने आसपास की दुनिया को बनाने वाली जो सबसे बुनियादी चीज़ है पदार्थ यानी मैटर, उसी के बारे में बात करेंगे। हमारे पास कुछ विज्ञान के स्रोत हैं और ये देखने में क्लास 9 के स्तर के लग रहे हैं। फोकस है पदार्थ के गुण और वो कितना शुद्ध है इस पर। तो आज की बातचीत को ना थोड़ा अलग रखते हैं, एक सवाल जवाब जैसा, एक पहेली की तरह, ताकि ये सारी बातें आसानी से समझ आएं और याद भी रहें। देखें जरा हम अपने चारों ओर की चीजों को वैज्ञानिक नजरिए से कितना समझ पाते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये सब चीजें आखिर बनी किससे है और इनका बर्ताव कैसा होता है। शुरू करें? बिल्कुल तैयार हूं। ठीक है, तो पहली पहेली, ब्रह्मांड की हर चीज मतलब हवा हो, पानी हो, रेत का छोटा सा कण हो, जिस मूल सामग्री से ये सब बना है, उसे वैज्ञानिक क्या कहते हैं? इसका जवाब तो सीधा है, पदार्थ, मैटर। पदार्थ। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि हजारों साल पहले भी भारत के दार्शनिकों ने इसे समझने की कोशिश की थी। उन्होंने पंच तत्व की बात की थी, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल। हाँ, सुना है पंच तत्व के बारे में। बिल्कुल, पर आज का विज्ञान इसे थोड़ा और बारीकी से देखता है। वो पदार्थ को उसके भौतिक गुण कैसे हैं, उसका रासायनिक स्वभाव कैसा है, उसके आधार पर बांटता है। अच्छा, तो विज्ञान ये कैसे साबित करता है कि कोई भी चीज, जैसे पानी ही ले लें, वो एक पूरा टुकड़ा नहीं है बल्कि छोटे छोटे कणों से बनी है? इसका कोई आसान सा सबूत है? हाँ हाँ, बिल्कुल है, और रोजमर्रा की जिंदगी से ही है। आप पानी में चीनी घोलिए, चीनी घुल जाती है, गायब सी लगती है, पर पानी का लेवल, उसका स्तर कुछ खास बढ़ता नहीं। हाँ, ये तो है। तो अगर पानी बस एक ठोस चीज होता, बिना किसी खाली जगह के, तो चीनी जाती कहाँ? यही दिखाता है कि पानी के कणों के बीच में ना खाली जगह होती है और चीनी के कण उसी जगह में फिट हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो सही में सोचने वाली बात है। तो ये कण ये कितने छोटे हो सकते हैं फिर? क्या अंदाजा लगा सकते हैं? हमारी सोच से भी ज्यादा छोटे, बहुत ही ज्यादा। इसका अंदाजा लगाने के लिए एक प्रयोग करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का। अच्छा। उसके बस 2-4 दाने ले लीजिए, पानी में घोलिए, एकदम गहरा बैंगनी रंग आ जाता है। हाँ। अब उस घोल में से थोड़ा सा निकालिए और ज्यादा पानी में मिला दीजिए। रंग हल्का होगा पर रहेगा। फिर उसमें से थोड़ा निकालिए और पानी में। ऐसा कई कई बार करते जाइए, आखिर तक हल्का गुलाबी रंग दिखता रहता है। सच में? हाँ, तो सोचिए उन शुरू के 2-4 दानों में कितने अरबों खरबों कण होंगे जो इतने सारे पानी में फैल गए। अविश्वसनीय। अच्छा, तो ये इतने छोटे कण हैं, क्या ये बस अपनी जगह पर टिके रहते हैं या चलते फिरते भी हैं? और मौसम का मतलब तापमान का इन पर कुछ असर होता है? नहीं, ये बिल्कुल भी टिके नहीं रहते, ये लगातार हिलते डुलते रहते हैं। इनमें एक ऊर्जा होती है जिसे हम गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अच्छा। और तापमान का तो सीधा असर है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये ज्यादा तेजी से भागने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। तो इसी भाग दौड़ से जुड़ा एक शब्द मैंने सुना है, विसरण, डिफ्यूजन। ये क्या होता है? हाँ, विसरण। ये बड़ा मजेदार है। ये असल में 2 अलग-अलग तरह के पदार्थों के कणों का अपने आप एक दूसरे में मिल जाना है। क्योंकि कण चल रहे हैं और उनके बीच खाली जगह भी है, हाँ। तो वो एक दूसरे की जगह में घुस जाते हैं। जैसे अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है ना। हाँ, बिल्कुल। या गर्म खाने की महक दूर तक आ जाती है। ये विसरण ही है। और क्योंकि गर्म चीजों के कण तेज चलते हैं तो विसरण भी तेज होता है। हाँ। ठंडे खाने की महक उतनी जल्दी नहीं फैलती। समझ गई। तो कण हैं, वो छोटे हैं, उनके बीच जगह है, वो हिलते डुलते हैं। क्या उनके बीच आपस में कोई रिश्ता, कोई खिंचाव भी होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही बल उन्हें एक साथ पकड़ कर रखता है। अच्छा। इसी वजह से हमें चीजों को तोड़ने के लिए या उनका आकार बदलने के लिए जोर लगाना पड़ता है। जैसे वो स्कूल में प्रयोग करते थे, चाक का टुकड़ा तोड़ना आसान है पर लोहे की कील नहीं। बिल्कुल, क्योंकि लोहे के कणों के बीच का आकर्षण बल चाक के कणों के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत है। या आप पानी की धार को उंगली से काटने की कोशिश करें, वो थोड़ी देर में फिर से जुड़ जाती है। ये भी उसी आकर्षण बल का नतीजा है। अच्छा, तो कण, उनके बीच की जगह, उनकी गति और उनका आपसी आकर्षण, इन्हीं सबसे पदार्थ की अलग-अलग अवस्थाएं बनती होंगी। ठोस, द्रव, गैस। एकदम सही पकड़ा। यही है वो की फैक्टर्स। तो ठोस इतने कठोर क्यों होते हैं? रिजिड जिसे कहते हैं, उनका आकार क्यों नहीं बदलता आसानी से? इसका राज है कणों की पैकिंग और उनके बीच का मजबूत आकर्षण बल। ठोस में कण
एकदम पास पास सटे होते हैं, हाँ। कसकर बंधे हुए। हम्म, वो कहीं जा नहीं सकते, हम्म, बस अपनी जगह पर थोड़ा थोड़ा कांप सकते हैं, हाँ जी, वाइब्रेट कर सकते हैं। राइट। इसीलिए ठोस का आकार भी फिक्स रहता है और आयतन भी, और वो कठोर होते हैं। इसी को दृढ़ता या रिजिडिटी कहते हैं। ठीक है। और द्रव जैसे पानी, तेल, ये बहते क्यों हैं? और जिस बर्तन में डालो उसी का आकार क्यों ले लेते हैं? द्रवों में क्या होता है ना, कण ठोस के मुकाबले थोड़े दूर होते हैं और उनके बीच का आकर्षण बल भी थोड़ा कमजोर होता है। अच्छा। इस वजह से कण एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, बह सकते हैं। उनका आयतन तो निश्चित रहता है, मतलब 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा, पर आकार निश्चित नहीं होता। वो बर्तन का आकार ले लेते हैं। और गैसें जैसे रसोई गैस या सीएनजी, उन्हें छोटे से सिलेंडर में कैसे भर देते हैं? वो इतनी ज्यादा दब कैसे जाती हैं? कंप्रेसिबल क्यों होती हैं? हाँ, गैसों की कहानी तो बिल्कुल अलग है। उनके कण तो एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं। उनके बीच आकर्षण बल तो लगभग ना के बराबर होता है और खाली जगह बहुत ज्यादा। अच्छा। इसीलिए उन्हें आसानी से दबाया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है। आप दबाव डालकर उन्हें बहुत कम जगह में भर सकते हैं। इसी गुण के कारण हम एलपीजी और सीएनजी को सिलेंडरों में स्टोर कर पाते हैं। और ये कण क्या करते रहते हैं गैस में? ये तो बस भागते रहते हैं, बड़ी तेजी से, बेतरतीब ढंग से, हर दिशा में। और जब ये भागते हुए बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, हाँ। तो वो दबाव डालते हैं, प्रेशर। सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर होता है ना, वो इन्हीं टक्करों का नतीजा है। कमाल है। अच्छा, अब अवस्था बदलने पर आते हैं। जैसे बर्फ पिघलकर पानी बनती है, इस प्रक्रिया को और उस तापमान को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया है संगलन या फ्यूजन। और वो खास तापमान जिस पर कोई ठोस वायुमंडलीय दाब पर पिघलता है, उसे उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात पता चली स्रोतों से। जब बर्फ पिघल रही होती है 0 डिग्री पर, तो हम उसे गर्मी देते रहते हैं, पर तापमान बढ़ता ही नहीं, 0 डिग्री ही रहता है। जब तक सारी बर्फ पिघल ना जाए, ये गर्मी कहाँ जाती है? हाँ, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और ये ऊर्जा गायब नहीं होती। वो ऊष्मा असल में तापमान बढ़ाने के बजाय एक छुपा हुआ काम कर रही होती है। छुपा हुआ काम? हाँ, वो ऊष्मा ठोस के कणों के बीच जो आकर्षण बल है ना, उसे तोड़ने में खर्च हो जाती है, ताकि कण आजाद होकर द्रव की तरह बह सके, अवस्था बदल सकें। इसी छिपी हुई ऊष्मा को कहते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, लेटेंट मतलब छुपी हुई। हाँ, इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस के पाली में ना 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ से ज्यादा ऊर्जा होती है, वो छुपी हुई ऊर्जा। वाह, ये तो कमाल की बात है। ऊर्जा गायब नहीं होती, बस रूप बदल लेती है। तो क्या ऐसा ही पानी की उबलने में भी होता है? पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, उसे क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से ज्यादा ऊर्जा होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। और कारण वही है गुप्त ऊष्मा। इस बार इसे कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा। पानी के कणों को भाप बनने के लिए, मतलब गैस बनने के लिए, और ज्यादा ऊर्जा सोखनी पड़ती है, ताकि वो एक दूसरे के आकर्षण से पूरी तरह आजाद हो जाएं और दूर दूर भाग सकें। यही जो अतिरिक्त ऊर्जा है, वो भाप में होती है। इसीलिए भाप से जलना ज्यादा खतरनाक होता है उबलते पानी से। हाँ, ये सुना है मैंने। ये ऊर्जा बहुत काम की है, स्टीम इंजन से लेकर खाना पकाने तक। और कुछ चीजें तो ऐसी भी हैं जो ठोस से सीधे गैस बन जाती हैं, द्रव बनती ही नहीं, जैसे कपूर। हाँ, उसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। कपूर, नेफ्थलीन की गोलियां, अमोनियम क्लोराइड, ये ऊर्ध्वपातन दिखाते हैं। इसका एक और बढ़िया उदाहरण है सूखी बर्फ, ड्राई आइस। ड्राई आइस वो क्या है? वो असल में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 होती है। सामान्य दबाव पर जब ये गर्म होती है तो पिघलती नहीं, सीधे गैस बन जाती है। अच्छा। इसीलिए इसे कूलिंग के लिए और स्टेज पर धुएं वाले इफेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। गीलापन नहीं छोड़ती। तो मतलब किसी चीज की अवस्था, स्टेट, वो मुख्य रूप से 2 चीजों पर निर्भर करती है, तापमान और दबाव। बिल्कुल सही। तापमान और दबाव, ये 2 मास्टर कंट्रोलर हैं। तापमान बढ़ाओ, दबाव घटाओ तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन सकता है। और उल्टा करो, तापमान घटाओ, दबाव बढ़ाओ तो गैस से द्रव, द्रव से ठोस। जैसे एलपीजी सिलेंडर में। हाँ, उसमें दबाव बढ़ाकर ही गैस को द्रव में बदला जाता है। समझ गई। अब एक और चीज है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। जैसे गीले कपड़े सूख जाते हैं, ये उबलने से कैसे अलग है?
ये दोनों अलग प्रक्रियाएं हैं, हालांकि दोनों में द्रव से गैस बनती है। देखिए, उबलना बॉइलिंग एक निश्चित तापमान पर होता है, जिसे क्वथनांक कहते हैं, और ये पूरे द्रव में एक साथ होता है, बुलबुले उठते हैं। हाँ। जबकि वाष्पीकरण इवेपोरेशन किसी भी तापमान पर हो सकता है, क्वथनांक से कम पर भी। और ये सिर्फ द्रव की सतह पर होता है? सिर्फ सतह पर। हाँ, सतह वाले कणों को जब थोड़ी ऊर्जा मिल जाती है तो वो उड़ जाते हैं, वाष्प बन जाते हैं। और इसकी रफ्तार कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे सतह कितनी बड़ी है, कपड़े फैलाकर सुखाते हैं ना। हाँ, ताकि जल्दी सूखें। बिल्कुल। तापमान कितना है, धूप में जल्दी सूखते हैं। हवा में नमी कितनी है, मतलब आर्द्रता, और हवा चल रही है या नहीं, तेज हवा में भी जल्दी सूखते हैं। सही कहा। अच्छा, और ये वाष्पीकरण से ठंडक क्यों महसूस होती है? जैसे घड़े का पानी ठंडा हो जाता है या हाथ पर स्पिरिट डालें तो ठंडा लगता है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि वाष्पीकरण के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। तो जब द्रव की सतह के कण वाष्प बनते हैं तो वो ये ऊर्जा अपने आसपास से लेते हैं। आसपास से मतलब बाकी बचे हुए द्रव से या हमारी त्वचा से या बर्तन से? तो जब आसपास से ऊर्जा खिंच जाती है तो वहां का तापमान कम हो जाता है, ठंडक महसूस होती है। अच्छा। घड़े में भी यही होता है। उसकी दीवारों में छोटे छोटे छेद होते हैं, पानी रिसकर बाहर आता है, वाष्पित होता है और अंदर के पानी को ठंडा कर देता है। कूलर भी ऐसे ही काम करता है। अरे वाह, ये तो रोज की साइंस है। अच्छा, एक और सवाल। जब हम फ्रिज से ठंडा ग्लास निकालते हैं तो उसके बाहर पानी की बूंदें क्यों आ जाती हैं? वो पानी कहाँ से आता है? वो ग्लास के अंदर से नहीं आता। तो फिर? वो हवा में मौजूद पानी की भाप है, जलवाष्प, वाटर वेपर, जो हमें दिखती नहीं। हवा में? हाँ, जब ये अदृश्य जलवाष्प गिलास की ठंडी सतह से टकराती है तो वो ठंडी हो जाती है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और वो वापस द्रव यानी पानी की नन्ही बूंदों में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन, कॉन्डेंसेशन। बादल भी ऐसे ही बनते हैं। संघनन, समझ गई। अच्छा, हमने तापमान की इतनी बात की, हम तो डिग्री सेल्सियस इस्तेमाल करते हैं। विज्ञान में मानक इकाई क्या है? विज्ञान में तापमान की एसआई यूनिट केल्विन है, के। केल्विन। CS प्लस 273, बस 273 जोड़ना है। अच्छा, तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 के। सही। और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 के। केल्विन स्केल 0 से शुरू होता है, जिसे परम शून्य कहते हैं, जहां माना जाता है कि कणों की गति लगभग रुक जाती है। ओके, तो पहले हिस्से का एक छोटा सा रैपिड फायर तैयार। हाँ, पूछिए। किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण सबसे ज्यादा होता है? ठोस अवस्था में। और किसमें कण सबसे ज्यादा बिखरे हुए, दूर दूर और सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा वाले होते हैं? गैस अवस्था में। और आखिरी, उबलना और वाष्पीकरण में मुख्य अंतर? उबलना एक निश्चित तापमान पर पूरे द्रव में होता है, वाष्पीकरण सतह पर होता है और क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर हो सकता है। शानदार। अब चलते हैं दूसरे पड़ाव पर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो पहला सवाल, वैज्ञानिक नजरिए से शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जैसे हम कहते हैं शुद्ध घी या शुद्ध दूध, क्या वो वैज्ञानिक रूप से शुद्ध है? नहीं, यहाँ आम बोलचाल और विज्ञान की भाषा में फर्क आ जाता है। आमतौर पे हम शुद्ध कहते हैं जब कोई मिलावट ना हो। पर विज्ञान में शुद्ध पदार्थ का मतलब है ऐसा पदार्थ जिसमें सिर्फ एक ही तरह के कण हों। मतलब सारे कण रासायनिक रूप से बिल्कुल एक जैसे हों। या तो वो एक तत्व हो या एक यौगिक। एक ही तरह के कण। हाँ, जैसे सोना है तो उसमें सिर्फ सोने के परमाणु होंगे। पानी है तो सिर्फ H2O के अणु। इस परिभाषा से देखें तो घी, दूध, हवा, ये सब शुद्ध नहीं है, ये मिश्रण है। मिक्सचर्स। क्योंकि इनमें कई तरह की चीजें मिली होती हैं। बिल्कुल। दूध में पानी है, वसा है, प्रोटीन है, कई चीजें हैं। हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरी गैसें हैं। तो ये मिश्रण हुए। तो मतलब हमारे आसपास ज्यादातर चीजें मिश्रणी हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये मिश्रण भी अलग अलग तरह के होते हैं क्या? मैंने समांगी और विषमांगी सुना है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये क्या है? हाँ, मिश्रण मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण वो है जिसकी बनावट, उसका कॉम्पोजिशन हर जगह एक जैसा होता है। आप उसके अलग अलग हिस्सों को पहचान नहीं सकते। जैसे पानी में नमक या चीनी अच्छी तरह घुल जाए तो जो शरबत बनता है वो समांगी है। आप उसमें नमक या चीनी के कण अलग से नहीं देख सकते। हवा भी समांगी मिश्रण है। अच्छा, तो फिर विषमांगी? विषमांगी मिश्रण में बनावट एक जैसी नहीं होती। उसके अलग अलग हिस्से या घटक साफ दिख सकते हैं, या कम से कम उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। जैसे पानी में रेत मिला दें, रेत नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर रहेगा।
बनावट अलग अलग है, हाँ, या दाल में कंकड़, या तेल और पानी का मिश्रण, ये सब विषमांगी हैं। ठीक है। शरबत का आपने जिक्र किया, उसे विलयन या सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये किस तरह का मिश्रण है? इसकी खासियत क्या है? विलयन, हाँ, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है और इसकी खास बात यह है कि इसमें जो चीज घोली जाती है, मतलब विलय, सोल्यूट, उसके कण बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। कितने छोटे? आमतौर पर 1 नैनोमीटर से भी छोटे, इतने छोटे कि आप उन्हें नंगी आंखों से तो क्या, साधारण माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। और ये कण नीचे नहीं बैठते और वो प्रकाश की किरण को फैलाते भी नहीं है। प्रकाश को नहीं फैलाते? हाँ, मतलब अगर आप विलयन से टॉर्च की रोशनी गुजारेंगे तो आपको रोशनी का रास्ता दिखाई नहीं देगा। अच्छा, टिंचर आयोडीन का नाम सुना है, चोट पर लगाते हैं, वो भी एक विलयन है? हाँ, वो एक विलयन है। उसमें विलेय और विलायक क्या है? मतलब क्या घोला गया है और किस में घोला गया है? उसमें ठोस आयोडीन जो है वो विलेय है, कम मात्रा में होता है और उसे अल्कोहल में घोला जाता है, जो कि द्रव है और ज्यादा मात्रा में होता है। तो अल्कोहल विलायक है, सॉल्वेंट। ठीक है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम पानी में नमक घोल रहे हैं और फिर एक टाइम आता है जब और नमक घुलना बंद हो जाता है, नीचे बैठने लगता है। उसे क्या कहते हैं? हाँ, उस स्थिति को कहते हैं संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ। इसका मतलब है कि उस दिए गए तापमान पर विलायक में विलय की जितनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा घुल सकती थी, वो घुल चुकी है, अब और गुंजाइश नहीं है। और अगर हम तापमान बदल दें तो, जैसे पानी गर्म कर दें, क्या तब और नमक घुल जाएगा? हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर ठोस चीजों की घुलने की क्षमता, जिसे घुलनशीलता या सॉल्युबिलिटी कहते हैं, वो तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अच्छा। तो गर्म पानी में आप ठंडे पानी के मुकाबले ज्यादा नमक या चीनी घोल सकते हैं। स्रोत में पोटेशियम नाइट्रेट का उदाहरण था, उसकी घुलनशीलता तो तापमान के साथ बहुत तेजी से बढ़ती है। और गैसों का क्या? क्या वो भी गर्म पानी में ज्यादा घुलती हैं? नहीं, गैसों के साथ उल्टा होता है। ज्यादातर गैसों की घुलनशीलता तापमान बढ़ाने पर कम हो जाती है। अरे, हाँ, इसीलिए गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुली होती है ठंडे पानी के मुकाबले। ये तो नई बात पता चली। अच्छा, विलयन के अलावा एक और शब्द आता है, निलंबन, सस्पेंशन। ये क्या चीज है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, हेटेरोजीनियस। इसमें कण घुलते नहीं हैं, बस विलायक में फैले रहते हैं, तैरते रहते हैं। हम्म। और ये कण इतने बड़े होते हैं कि आंखों से साफ दिख जाते हैं। और अगर आप निलंबन को थोड़ी देर छोड़ दें तो ये कण गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। जैसे पानी में मिट्टी घोल दें। बिल्कुल। या पानी में चॉक पाउडर या कुछ दवाइयों के सिरप आते हैं ना, जिन पे लिखा होता है इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं, हाँ हाँ, वो निलंबन ही होते हैं, क्योंकि दवा के कण नीचे बैठ जाते हैं। समझ गई। तो एक तरफ विलयन हो गया जहां कण बहुत छोटे हैं और घुल जाते हैं, दूसरी तरफ निलंबन जहां कण बड़े हैं और नीचे बैठ जाते हैं। क्या इनके बीच में भी कुछ होता है? हाँ, होता है। इनके बीच की एक अवस्था है कोलॉइड। कोलॉइड कोलॉइड, ये कैसा होता है? कोलॉइड के कणों का साइज विलयन के कणों से बड़ा होता है, लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। ये देखने में अक्सर समांगी लगते हैं, मतलब एक जैसे, पर असल में ये विषमांगी होते हैं। अच्छा, जैसे दूध, स्याही, शेविंग क्रीम, जेली, पनीर, धुंध, धुआं, ये सब कोलॉइड के उदाहरण हैं। और इनके कण निलंबन की तरह नीचे नहीं बैठते। और वो प्रकाश वाली बात? हाँ, ये प्रकाश को फैलाते। हाँ, ये इनकी खास पहचान है। कोलाइडल विलयन प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, बिखेर देते हैं। इस वजह से हमें प्रकाश का रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव? हाँ, जैसे अंधेरे कमरे में अगर रोशनदान से रोशनी आ रही हो तो उसमें धूल के कण चमकते हुए दिखते हैं ना? हाँ, दिखते हैं। वो टिंडल प्रभाव है। या घने कोहरे में गाड़ी की हेडलाइट का रास्ता दिखना, दूध में से टॉर्च की लाइट गुजारेंगे तो रास्ता दिखेगा। विलयन में ऐसा नहीं होता। दूध भी कोलाइड है? हाँ। ये किस तरह का कोलाइड है? इसमें क्या बिखरा होता है? दूध एक खास तरह का कोलाइड है जिसे इमल्शन कहते हैं। इसमें एक द्रव जो कि वसा यानी फैट है, दूसरा द्रव जो कि पानी है, में छोटी छोटी बूंदों के रूप में फैला रहता है। मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों द्रव हैं। इमल्शन, अच्छा। चलिए अब जरा बदलाव पर आते हैं। पानी उबलकर भाप बन गया या बर्फ पिघलकर पानी बन गई, ये कैसे परिवर्तन है? भौतिक या रासायनिक, फिजिकल या केमिकल? ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज। भौतिक क्यों? क्योंकि इसमें पदार्थ का रूप बदला है, अवस्था बदली है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, लेकिन उसकी जो मूल रासायनिक पहचान है वो नहीं बदली। पानी H2O है, भाप भी H2O है, बर्फ भी H2O है, कोई नया पदार्थ नहीं बना। अच्छा। कागज को फाड़ना, लकड़ी को काटना, पानी में नमक घोलना,
जिसे बाद में वाष्पीकरण से अलग कर सकते हैं, ये सब भौतिक परिवर्तन है। तो फिर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? केमिकल चेंज? रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ पूरी तरह से बदल जाता है। एक या एक से ज्यादा बिल्कुल नए पदार्थ बन जाते हैं और इन नए पदार्थों के गुण पहले वाले पदार्थ से एकदम अलग होते हैं। मतलब ये एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन। जैसे लोहे में जंग लग जाना। जंग लोहा नहीं है, वो आयरन ऑक्साइड है, एक नया पदार्थ। हाँ। या दूध से दही बनना। दूध का लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में बदल गया, नया पदार्थ बन गया। मोमबत्ती का जलना, खाना पचना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। इन्हें आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये अंतर साफ हुआ। अब पदार्थ के और भी मूल रूपों पर आते हैं। तत्व, एलिमेंट, ये क्या है? तत्व पदार्थ का वो सबसे बुनियादी, सबसे सरल रूप है, जिसे किसी भी रासायनिक तरीके से और ज्यादा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब ये सबसे फंडामेंटल है। हाँ, कह सकते हैं। जैसे लोहा, जी सोना, जी। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब तत्व हैं। इन्हें आप तोड़कर कुछ और नहीं बना सकते रासायनिक तरीकों से। आज तक करीब 118 तत्व पता हैं हमें, जो पीरियोडिक टेबल में सजे हुए हैं। और इनमें से ज्यादातर धातुएं हैं, मेटल्स? हाँ, ज्यादातर तत्व धातुएं हैं। धातुओं के कुछ आम गुण क्या होते हैं? धातुओं के कई जाने पहचाने गुण हैं। उनमें एक खास चमक होती है, जिसे धात्विक चमक या लस्टर कहते हैं। जी। उन्हें पीटकर पतली चादर बना सकते हैं। इस गुण को आघातवर्ध्यता या मेलिएबिलिटी कहते हैं। उन्हें खींचकर पतले तार बना सकते हैं। इसे तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं। जी। वो अक्सर आवाज करती हैं टकराने पर, ध्वनिक, सोनोरस, और सबसे जरूरी, वो ऊष्मा और बिजली की अच्छी सुचालक होती हैं, गुड कंडक्टर्स। और ये ज्यादातर ठोस होती हैं कमरे के तापमान पर? हाँ, ज्यादातर। पर अपवाद भी हैं। अपवाद कौन से? 2 तत्व ऐसे हैं जो सामान्य कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अच्छा, कौन से? एक है पारा, मर्क्यूरी, जो कि एक धातु है, हाँ थर्मामीटर में इस्तेमाल होता था। हाँ, पारा। और दूसरा है ब्रोमीन, जो कि एक अधातु है, नॉन मेटल है। ये भी द्रव होता है। ओके। तत्व के बाद एक और शब्द आता है यौगिक, कंपाउंड। ये क्या है और ये मिश्रण से कैसे अलग है? इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ है, तत्व की तरह। लेकिन यौगिक तब बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा तत्व आपस में रासायनिक रूप से जुड़ते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं। ओके। और सबसे जरूरी बात, वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, भार के हिसाब से। निश्चित अनुपात में? हाँ, जैसे पानी एक यौगिक है। ये हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक बंधन से बनता है, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के हिसाब से हमेशा 1.8 रहता है, चाहे पानी कहीं का भी हो। अच्छा। नमक यानी सोडियम क्लोराइड, NaCl, ये सोडियम और क्लोरीन से बना यौगिक है। चीनी, सुक्रोज, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना यौगिक है। तो ये मिश्रण से अलग कैसे हुआ? मिश्रण में भी तो चीजें मिलती हैं। हाँ, पर बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, पहला, मिश्रण में घटक किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं। आप पानी में थोड़ी चीनी मिलाएं या ज्यादा, वो मिश्रण ही रहेगा। यौगिक में अनुपात हमेशा फिक्स होता है, जैसे पानी में H और O का 1.8। ठीक है। दूसरा, मिश्रण में जो घटक होते हैं वो अपने गुण दिखाते हैं। जैसे नमक और चीनी के मिश्रण में आपको नमक का स्वाद भी आएगा, चीनी का भी। पर यौगिक के गुण उसके बनाने वाले तत्वों से बिल्कुल अलग होते हैं। हाइड्रोजन गैस जलती है, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, पर उनसे बना पानी H2O आग बुझाता है। गुण एकदम बदल गए। हाँ, ये तो है। और तीसरा, मिश्रण के घटकों को आप अक्सर आसान भौतिक तरीकों से अलग कर सकते हैं, जैसे छानकर, चुनकर या चुंबक से। पर यौगिक के घटकों को अलग करने के लिए आपको रासायनिक अभिक्रियाएं करनी पड़ती हैं, जैसे पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। अच्छा, अब ये अंतर ज्यादा साफ लग रहा है। मिश्रण मतलब बस मिला दिया, यौगिक मतलब रासायनिक रूप से जुड़कर कुछ नया बन गया। बिल्कुल, यही सार है। ठीक है, तो अब इस सत्र का आखिरी सवाल पहचान का। मैं 4 चीजें बताती हूँ, इनमें से वैज्ञानिक रूप से शुद्ध पदार्थ कौन सा है? तैयार? हाँ। दूध, हवा, लोहा या मिट्टी? दूध मिश्रण है, हवा गैसों का मिश्रण है, मिट्टी भी कई चीजों का मिश्रण है। लोहा एक तत्व है, आयरन, Fe, इसलिए इस लिस्ट में लोहा ही शुद्ध पदार्थ है। बहुत बढ़िया। तो इस पूरी बातचीत से ये तो साफ हो गया कि पदार्थ की दुनिया बाहर से जितनी सीधी दिखती है, अंदर से उतनी ही दिलचस्प, नियमों में बंधी हुई और गतिशील है।
कणों का व्यवहार, उनकी अवस्थाएं, ऊर्जा का आना जाना, ये सब मिलकर तय करते हैं कि कोई चीज कैसी होगी। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि विज्ञान में शुद्ध का मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से कितना अलग है। हम असल में ज्यादातर मिश्रणों से ही घिरे हुए हैं। ये जो बुनियादी बातें हैं, कण कैसे व्यवहार करते हैं, अवस्थाएं कैसे बदलती हैं, ऊर्जा का क्या रोल है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में क्या अंतर है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, इनको समझने से हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से देखने और समझने में मदद मिलती है। चाहे वो खाना पकाना हो, मौसम को समझना हो या फिर नई टेक्नोलॉजी को जानना हो, ये ज्ञान एक तरह से नींव का पत्थर है। सही कहा। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब हमारे आसपास लगभग हर चीज मिश्रण ही है, तो क्या शुद्ध पदार्थ यानी तत्व और यौगिक हमारे रोजमर्रा के जीवन में उतने मायने रखते हैं, या फिर ये मिश्रण ही है जो हमारी दुनिया की असली हकीकत और जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा।